हुई नहीं हुआ था। देखो, जब गुप्त एज एंडिंग होता है तो वापस प्रशासन की व्यवस्था क्या हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। गुप्त एज में हमने सोशल सिस्टम देखा, इकोनॉमिकल सिस्टम देखा और राजा किस प्रकार व्यवस्था को चलाता था वो सब देखा। जब गुप्त एज की एंडिंग होती है तो यहाँ पे जो इनके सामंत कार्य कर रहे होते हैं, जो इनको सेनाएं प्रोवाइड करवाते थे, जो छोटे छोटे राजा जो छोटे छोटे एरिया में कार्य कर रहे होते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। और इसी स्वतंत्रता घोषित करने के क्रम में पंजाब में हुनों का शासन हो जाता है, कन्नौज में मोखरियों का शासन हो जाता है, सातवाहन का शासन आ जाता है, या फिर कलिंग के चेदी वगैरह का शासन आ जाता है। कलिंग का चेदी तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम पंजाब के हुण और कन्नौज के मोखरी को पढ़ते हैं। देखो, पंजाब में जो हुण लोग आए वो एक मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी, और वो खानाबदोश जनजाति को वहां से बैक्टीरियाई शासकों ने आक्रमण करके भगा दिया, और वो भाग के कहां पे आ गए, पंजाब के या फिर हमारे जो सिंध का एरिया है, इंडस नदी का एरिया है, सिंधु नदी का, उस एरिया में आके वो लोग निवास करने लगे। और जब वहां पे निवास करने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे तोरमाण के नेतृत्व में, राजा का नाम था तोरमाण, उसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य खड़ा कर लिया और वहां पे हुणों का शासन स्टार्ट हो गया। लेकिन तोरमाण का शासन अधिक समय तक नहीं चला, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी जो थे वो उस प्रवृत्ति के नहीं थे जिस प्रवृत्ति का तोरमाण था। दूसरा, सभी राज्यों का आपस में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जिससे सभी की पावर क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। इसी टाइम एक कन्नौज में मोखरी वंश की स्थापना होती है। मोखरी वंश का संबंध जुड़ता है आगे चल के थानेश्वर के राजा हर्ष के साथ, पुष्यभूति वंश के साथ, क्योंकि जो हमारे मोखरी वंश आ रहा है इसमें एक इंद्रायुध नाम का राजा होता है, उसका जो पुत्र होता है उसकी शादी होती है राज्यश्री के साथ, या फिर उसका राज्यश्री भी नेम है और भाग्यश्री, दो नेम लिए जाते हैं, दोनों में से जो आए ऑप्शन में कभी क्लिक कर देना। भाग्यश्री या राज्यश्री जो कि हर्ष और राज्यवर्धन की बहन थी, उसके साथ उसकी शादी होती है। लेकिन कन्नौज का मोखरी वंश के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इसके हिस्टोरिकल सोर्सेज ज्यादा नहीं है। इसमें 4-5 राजा हुए, लेकिन वो कोई अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके और कन्नौज का पतन हो जाता है। इसलिए ना तो इसका कोई इकोनॉमिकल सोर्सेज है, ना इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकिन इसका लिटरेरी सोर्सेज में हमें पता चलता है कि कन्नौज में कुछ शासक हुए थे। अब चलते हैं हर्ष के ऊपर। जब मगध का पतन हो गया तो इस शून्य को भरने के लिए कोई ना कोई राजा चाहिए था, और वो राजा था थानेश्वर। थानेश्वर जो हमारे हरियाणा, मतलब अभी का जो प्रेजेंट टाइम का हरियाणा है, हरियाणा में थानेश्वर नाम की जगह है, वहां पे पुष्यभूति वंश का शासन स्टार्ट होता है, पुष्यभूति व्यक्ति के नाम से। और उसने जिस जगह शासन स्टार्ट किया वो जगह थी थानेश्वर। उसने बहुत से जाटों को इकट्ठा करके, जाट व्यक्ति था वो, बहुत से जाटों को इकट्ठा करके और साम्राज्य को स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे जब चलता है, हर्ष और राज्यवर्धन आता है, तो हर्ष के लिए ये बात बोली जाती है कि हर्ष ब्राह्मण था, और कुछ ग्रंथों में हर्षचरित, जैसे हर्षचरित लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा, उसमें बोला जाता है कि हर्ष बौद्ध था। समझ में आ गई? तो हर्ष के लिए अलग बातें बताई जा रही है, लेकिन हर्ष कहां पे क्षत्रिय था ये बात हर्ष के लिए नहीं बताई जा रही। अब जब थानेश्वर से साम्राज्य स्टार्ट होता है तो सबसे पहला इसका शासक होता है पुष्यभूति, और पुष्यभूति इसका विकास करते करते इस साम्राज्य को आगे बढ़ाता है, पंजाब के हुणों को परास्त करता है, उसके बाद वो कन्नौज के मोखरियों को परास्त करता है, उसके बाद जो मगध का, मतलब मगध में छोटे छोटे जिस प्रकार तक्षशिला वगैरह छोटे छोटे शासन स्थापित हो गए थे उनको पराजित करता है और उनको अपने अंडर लेके आता है। उसके बाद जब पुष्यभूति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 2 पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन। राज्यवर्धन करीब करीब 604 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, लेकिन जब राज्यवर्धन बैठता है तब हिंद यवन बैक्टीरियाई आक्रमण भारत के ऊपर हो जाता है। किस साइड से? मध्य एशिया की साइड से। तो राज्यवर्धन उस आक्रमण को और उस आक्रमण से डिफेंस करने के लिए पश्चिम भारत की ओर निकलता है, लेकिन तभी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है, तो वो वापस आके क्या करवाता है, अपना राज्य अभिषेक करवाता है, और फिर वो पंजाब के हुणों को भी परास्त करता है दोबारा से, और मोखरी को भी अपने अंडर लेके आता है। लेकिन इसी समय उनका ध्यान उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत की तरफ था।
राज्यवर्धन की बहन की शादी जो राज्यश्री थी उसकी शादी हुई कन्नौज वंश के राजा के साथ, मतलब जो कन्नौज का राजा था मोखरी वंश का। अब जो उसकी बहन की शादी हुई उस राजा के ऊपर अटैक कर दिया गौड़ शासक शशांक ने, मतलब जो बंगाल का राजा था, और उसने उस राजा को देवभूति के साथ मिलकर जो गुजरात का राजा था उसे मार दिया, यानी कि राज्यश्री के जो हस्बैंड थे उन्हें मार दिया गया। जब मारा गया तो राज्यवर्धन ने कसम खाई कि वो अपनी बहन का बदला लेगा। उसकी बहन को गौड़ शासकों ने बंदी बना लिया। अब जब राज्यवर्धन बदला लेने के लिए निकलता है तो वो देवभूति को तो हरा देता है, लेकिन देवभूति को हराने के बाद वो गौड़ शासक शशांक की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां वो गौड़ शासक उसकी धोखे से डेथ कर देते हैं। और इसी समय होता है 606 का समय, और 606 ईस्वी में इसी समय सम्राट बनता है हर्षवर्धन। अब हर्ष का साम्राज्य स्टार्ट होता है जो कि चलता है 647 तक, और हर्ष के बाद इस थानेश्वर साम्राज्य का वापस क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, पुष्यभूति वंश का पतन हो जाता है। हर्ष सम्राट बनते ही हर्ष भी वापस अपनी बहन के लिए सौगंध खाता है कि मैं अपनी बहन का बदला लूंगा गौड़ शासकों से, और वो निकल जाता है गौड़ शासक से युद्ध करने के लिए। लेकिन गौड़ शासक के साथ उसका युद्ध हुआ या नहीं हुआ इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अंत में एक उल्लेख मिलता है कि हर्ष की बहन भाग्यश्री उनकी कैद से निकल के, गौड़ शासकों की कैद से निकल के जंगल में चली गई, और उसे एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा ढूंढ लिया गया, और उसके बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और करीब करीब 645 जब आता है तो हर्ष ने पूरी तरह बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना पूरा राज्य और पूरी संपत्ति को दान में दे दिया, और अपनी बहन भाग्यश्री से वो कपड़े उधार मांग के पहनता है, यानी कि कपड़े भीख में मांग के पहनता है, और अपना राज परिवार त्याग देता है। और 647 जब आता है तब हर्षवर्धन का साम्राज्य पतन हो जाता है। मतलब इसके आगे किसी भी शासक की हमें जानकारी नहीं मिलती। समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन इससे पहले मोखरी वंश के साथ जो संबंध स्थापित हुए उसके लिए कहा जाता है कि मोखरी वंश में जो हर्ष था उसने खुद प्रशासन चलाया, लेकिन उसने अपनी बहन को वहां पे राजा तो घोषित कर दिया। मोखरी वंश का जो कन्नौज का राजा था उसे घोषित कर दिया अपनी बहन को, लेकिन वो प्रशासन को खुद चला रहा है। ये ह्वेन सांग जो हर्ष के समय भारत में आया उसने बताया, अपने लेखकों में बताया कि हर्ष ने कन्नौज का शासन खुद चलाया। अब देखो, जो गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य में मगध प्रमुख केंद्र था वो अब कौन सा केंद्र हो गया? कन्नौज हो गया। समझ में आ गई? जो मगध पहले प्रमुख था, मतलब पाटलिपुत्र प्रमुख थी, वो अब जगह ले ली कन्नौज ने। अब जब गुप्त हर्षवर्धन का पतन होता है, थानेश्वर साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को जीत के एक छत्र में ला सके। वापिस छोटे छोटे राज्य क्या हो गए? आजाद हो गए। लेकिन इसी समय 3 राज्यों का आपस में संघर्ष चलता है जो कि 750 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक चलता है। वो 3 राज्य कौन से थे? पहला साम्राज्य था गुर्जर प्रतिहारों का। समझ में आ गई? उसका साम्राज्य कौन सा था? गुजरात, मालवा, सिंध प्रांत को मिला के, यानी पश्चिमी उत्तरी भारत। ठीक है। दूसरा साम्राज्य था गोडों का, यानी कि जो बंगाल का साम्राज्य था वो गोडों का था। तीसरा साम्राज्य जो साउथ भारत में था वो था राष्ट्रकूटों का। अब ये तीनों व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, और जब तीनों की सीमाएं टकराती है तो युद्ध क्या हो जाता है? असंभावी हो जाता है। मतलब कि अभी जो प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज है वो भी अपनी सीमाओं को, जब वो पूरा उत्तर भारत जीत लेता है, उत्तर पश्चिमी भारत जीत लेता है, तो वो किस ओर बढ़ना स्टार्ट करता है? बंगाल की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। इधर बंगाल में जो शासक है वो गोविंद जो शासक है वो क्या करता है कि वो बंगाल की सीमाओं को गुर्जर प्रतिहार शासकों की तरफ बढ़ाना चाहता है कि वो गुर्जर प्रतिहार शासकों को हरा दे। लेकिन इसी समय तीसरे राष्ट्र की एंट्री होती है जिसे बोला जाता है राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो कि दक्षिण में था। चेल, चोर, पांड्य, इन सबको मिला के या फिर आंध्र का उत्तरी भाग मिला के जो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ था राष्ट्रकूट के रूप में, वो साम्राज्य इस युद्ध में एंट्री करता है। जब पहला युद्ध
वत्सराज और गौड़ शासकों के बीच होता है। तो उस युद्ध में वत्सराज जीत जाता है और कन्नौज पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये तीनों की लड़ाई थी कन्नौज को लेके, क्योंकि देखो कन्नौज एक मिडल एरिया था। अगर बंगाल के शासक उत्तरी पश्चिमी भारत पे अटैक करना चाहते हैं तो उन्हें कन्नौज से होकर निकलना पड़ेगा, और अगर साउथ के राष्ट्र चाहते हैं कि उनकी उत्तर भारत में सत्ता स्थापित हो तो कन्नौज को निकलना पड़ेगा, और अगर गुर्जर प्रतिहार शासक चाहते हैं तो भी उन्हें कन्नौज पे क्या करना पड़ेगा, अधिकार करना पड़ेगा, फिर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब इस समय कन्नौज में शासक था इंद्रवर्मा। इंद्रवर्मा का भाई चक्रायुध इस समय वत्सराज की उपस्थिति में कन्नौज की गद्दी पे बैठ जाता है, और जैसे ही चक्रायुध बैठता है तो वो बंगाल शासक के खिलाफ था, क्योंकि बंगाल शासक ने किसको आधिपत्य दे रखा था, उसके भाई को। और अब दोनों में गुर्जर प्रतिहारों में और दूसरा बंगाल के शासकों में क्या होती है, फाइट होती है। और पहली फाइट में जो बंगाल के गौड़ शासक थे वो हार जाते हैं, लेकिन जल्दी ही गौड़ शासक क्या करते हैं, राष्ट्रकूट शासकों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और गोविंद तृतीय के नेतृत्व में दोबारा से गुर्जर प्रतिहारों पे अटैक करते हैं और गुर्जर प्रतिहारों को हराते हैं और कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन अभी तक गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शक्ति फिर से खड़ी होती है और फिर से गुर्जर प्रतिहार क्या करते हैं, कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, और करीब 250 वर्षों तक इनका संघर्ष आपस में चलता रहता है कन्नौज को लेके। लेकिन इस संघर्ष ने इन राज्यों को इतना कमजोर बना दिया कि जो इनके छोटे छोटे सामंत थे वो अपनी अपनी आजादियां घोषित कर देते हैं, और 1000 ईस्वी आते आते वापिस यहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं। जब गुर्जर प्रतिहार वश जो कन्नौज के लिए फाइट कर रहा था तो उस समय राजपूताना एरिया, जो कि हमारे राजस्थान या फिर सिंध वगैरह का एरिया लेके वहां पे छोटे छोटे राजपूत राज्य बन चुके थे, जिसकी वजह से गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे पूरी तरह क्या हो गए, कमजोर हो गए। और बंगाल की तरफ भी बहुत से छोटे छोटे साम्राज्यों ने, उड़ीसा या फिर कलिंग, चेदी, इन्होंने क्या कर दी थी, वापिस अपनी आजादी घोषित कर दी थी और छोटे छोटे साम्राज्य के रूप में ये उभर के आ गए। साउथ में राष्ट्रकूट साम्राज्य का भी पतन होने चला था, चेल, चोर, पांड्य वापिस खड़े हो चुके थे, और अब तीनों साम्राज्य जो बड़े, जो कन्नौज को लेकर शक्ति संघर्ष हो रहा था, उसमें तीनों डिफीट होते हैं। लेकिन लंबे समय तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पे अधिकार बनाए रखा, करीब करीब 100 साल तक गुर्जर प्रतिहार शासक कन्नौज पे अधिकार बनाने में सफल हुए। लेकिन अंत में जब 1000 ईस्वी आती है तब पूरी तरह तीनों की शक्तियों का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और अब देखो, भारत में कोई बड़ी शक्ति नहीं है ऐसी शक्ति जो कि बाहर से जो आक्रमणकारी आ रहे हैं उनसे लड़ सके, क्योंकि राजपूताना राज्य जो उत्तर पश्चिमी सीमा पे हमारे बन रहे हैं वो क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं, और अब बाहर से अटैक होते हैं भारत में। तो पहला अटैक भारत में कौन करता है, गौरी या गौर, गौरी या अब्दाली, गौरी। गौरी कितनी बार अटैक करता है इंडिया के ऊपर, नहीं, गौरी अटैक तो 3 बार करता है। और वैसे अगर पृथ्वीराज रासो को पढ़ा जाए, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस जो पृथ्वीराज की कहानी है उसको पढ़ा जाए तो बोला जाता है कि 21 बार अटैक किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इतने साल शासन ही नहीं किया था। ठीक, अलग अलग में अलग अलग बताते हैं ना, लेकिन 3 जस्टिफाई है, 3 अटैक उसने किए थे। ठीक है, गौरी ने अटैक क्यों किया भारत पे, ऐसा क्या था? देखो, गौरी का मतलब पहले तो ये समझो कि जो गौर था, असली नाम उसका था गौर, समझ में आ गई? ठीक है, गौर एक प्रांत था मध्य एशिया में, जहां से वो चल के आया इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ क्यों आया? क्योंकि इंडिया में अब कोई बड़ी शक्ति उसको डिफीट करने वाली बची ही नहीं। दूसरा, मध्य एशिया को उसने पूरी तरह जीत लिया। अब वो किधर आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा तो सिंध प्रांत की ओर, और सिंध प्रांत की ओर बढ़ेगा या फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक की ओर बढ़ेगा,
तो सीधी सी बात है उसके बाद कौन आएगा, जो पाकिस्तान जो मतलब पहले का भारत का एरिया था वही आएगा और भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री करेगा। तो गौर ने एंट्री की करीब करीब 1078 में, और जब एंट्री होती है तो कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो उसका प्रतिरोध कर सके। वो आराम से लूटता हुआ, बहुत सा धन प्राप्त करता हुआ वापस चला गया 1178 में, 1078 नहीं 1178 में। उसके बाद वो दोबारा से अटैक करता है, प्लानिंग करता है कुछ और आगे बढ़ने की, और वो इस बार अटैक करता हुआ पहुंच जाता है पंजाब तक, और फिर से वो धन लूटता है और क्या कर जाता है, वापिस हो जाता है। लेकिन अभी तक उसने भारत में सत्ता स्थापित नहीं की थी और उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी सत्ता स्थापित करने की। लेकिन भारतीय राजाओं के निरंतर आपस में चल रहे संघर्ष की वजह से गौरी को यह मौका मिला और गौरी ने 91 में सीधा दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और तराइन के युद्ध में गौरी क्या कर गया, हार गया या जीता था? 91 में, दूसरे में जीता था, पहले में हार गया था। 91 में हार गया था। और जब वो हारा तो देखो पृथ्वीराज चौहान, जो हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं वो यही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन वो भाग गया था, हाथ ही नहीं आया था, ठीक है। हकीकत तो ये है जो हिस्टोरिकल एविडेंस है। उसके बाद क्या हुआ, उसने दोबारा से सेना संगठित की और दोबारा से क्या किया, अटैक किया। कब? 1192 में। और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा जाता है कि वो हार क्यों गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, एक तो राजपूताना राजाओं के आपस में संघर्ष चल रहे थे, शक्ति क्षीण होती जा रही थी, और पृथ्वीराज चौहान खुद युद्ध करने के लिए गए ही नहीं। पहले तो खुद युद्ध करने के लिए नहीं गए, उन्होंने अपने सेनापति को भेज दिया कि यार पिछली बार भी हरा दिया था, तू जा हरा के आ जा, समझ में आई। लेकिन जब उन्हें अंदेशा होता है कि इस बार गौरी बहुत बड़ी सेना के साथ है, तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए निकलते हैं, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान, अब देखो कुछ कहानियों में यह बात बताई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को वो ले गया अफगानिस्तान, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान को पंजाब में कालावाली नाम का प्रांत पड़ता है, ठीक है, वहां पे पहले जंगल होता था, तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया था। अब वहां पे पृथ्वीराज चौहान को मारा गया या नहीं मारा गया, या फिर वहां से पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले जाया गया, तो वो एविडेंस हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये एविडेंस मिल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे ही फाइट हारते हैं वो यहां से भाग जाते हैं और उन्हें कालावाली प्रांत के नजदीक एक लकड़ावाली नाम का ग्राम है, वहां पे उसे पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान, जो मतलब आगे स्टोरिया बताते हैं कि अफगानिस्तान ले गए और उसके बाद उन्हें मार दिया गया, ठीक है। तो आज अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है, ठीक है, पता होगा? नहीं है? चलो समाधि है, ठीक है, गजनी के पास ही है, ठीक है। चलो तो यहां तक अब कौन एंट्री कर चुके हैं दिल्ली में? गौरी एंट्री कर चुका है, समझ में आ गई। अब जब गौरी एंट्री कर गया तो गौरी यहां पे सत्ता स्थापित करेगा, क्योंकि यहां पे शून्य है, कोई राजा तो है नहीं। अब गौरी ने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दी, लेकिन गौरी की वापिस 1206 में वापिस लौटते हुए हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद गौरी के 3 गुलाम थे, और जो दिल्ली सल्तनत का वारिस बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गुलाम वंश की नींव रखता है। अब यहां तक मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, मतलब डेट वाइज लिखवा देता हूं। और उसके बाद अब यहां से स्टार्ट हो जाती है, या तो मुगलों को, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री ले लो, या फिर अभी थोड़ा सा मिडेवल हिस्ट्री ले लो और मॉडर्न अंग्रेजों वाली ले लेना, ठीक है, समझ में आ गई। वैसे तो ये मिडेवल हिस्ट्री में आता है, ठीक है, लेकिन अगर इतिहास के सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारे के सारे एविडेंस हमारे पास थे, मतलब कि कब गौरी आया, ये सारे एविडेंस हमें मिलने लग जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, लिटरेरी सोर्सेज भी है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, और फॉरेन ट्रेवलर्स डिस्क्रिप्शन भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि मिडेवल हिस्ट्री में यहाँ से मुगलों ने हमारे भारत में एंट्री की।
लेकिन मुगल आएंगे 1526 में। अभी एंट्री कौन कर रहे हैं? तुर्क कर रहे हैं, ठीक है। तुर्क और मुगल में फर्क है, लेकिन है सभी क्या? मुसलमान ही, ठीक है। अभी तुर्की सत्ता स्थापित हो रही है, लेकिन 1526 जब आएगा तब यहां पे मुगल सल्तनत स्थापित हो जाएगी बाबर के रूप में, ठीक है।